हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रभावी शिक्षण हेतु शैक्षणिक सहायक सामग्री के बारे में। दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं शैक्षणिक सहायक सामग्री क्या होती है। आप जो जानते हैं उसमें क्या जानते होंगे आप, जैसे चौक है, डस्टर हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, और आपका पॉइंटर हुआ, आपका संकेतक हुआ, या आपका क्या होता है, आप इनको शैक्षणिक सहायक सामग्री के रूप में आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ शैक्षणिक सहायक सामग्री होती हैं, जैसे OHP हुआ, ओवरहेड प्रोजेक्टर, LCD हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, और घन घनाभ, आयत, त्रिभुज, वर्ग, मतलब कई सारी चीज़ें। इनके अलावा जैसे आप स्केल ले सकते हैं, और थर्मामीटर, और भी कई प्रकार के मापन यंत्र होते हैं। आज हम इनके बारे में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जिन दोस्तों ने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। प्रभावी शिक्षण हेतु शैक्षणिक सहायक सामग्री। दोस्तों, शैक्षणिक सहायक सामग्री गणित के अध्यापन के दौरान पाठ्यक्रम को समझाते समय शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है उनको हम क्या कहते हैं, शैक्षणिक सहायक सामग्री कहते हैं। यानी शिक्षण के दौरान हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उस विषय वस्तु को सरल रूप में दर्शाने के लिए उन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, शैक्षणिक सहायक सामग्री कहते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सहायक सामग्री के संबंध में कई नवाचार हुए हैं, कई इनोवेटिव हुए हैं, जिनकी सहायता से हम अध्ययन को रोचक व प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। जैसे आप प्राचीन समय में, जैसे अपन जब पढ़ते थे 5वीं 6वीं क्लास में जब पढ़ते थे, आज से लगभग 12-15 साल पहले, जब ओनली चौक का यूज़ किया जाता था, ब्लैक बोर्ड होता था और चौक का यूज़ करते थे। लेकिन आज के समय में कई सारी चीज़ आ गई, जैसे OHP आ गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, और कंप्यूटर टेक्निकल देख लो कितना आगे पहुँच गया है। और कई प्रकार के, जैसे आज के टाइम में क्या करते हैं हम ज़्यादा नहीं तो उसके क्या करते हैं, जैसे कोई चीज़ है, जैसे ताजमहल है, ताजमहल को हम क्लास में ला के नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका मॉडल बनाते हैं, ताजमहल जैसा मॉडल बनाते हैं, प्रतिमान बनाते हैं, और उसे हम क्या करते हैं, दोस्त बच्चों को बता देते हैं मॉडल की सहायता से। तो बच्चा समझ जाता है कि ताजमहल क्या है। किसी बच्चे ने ताजमहल नहीं देखा होगा या ताजमहल देखा होगा, वो पहचान जाएगा ये क्या है, ये मॉडल है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देख लेते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सहायक सामग्री संबंध में कई नवाचार हुए हैं, जिनकी सहायता से अध्ययन को रोचक व प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। शैक्षणिक सहायक सामग्री न केवल छात्रों का ध्यान केंद्रित करती है, बल्कि उन्हें उचित प्रेरणा भी देती है, चाहे वह वास्तविक वस्तु हो, चित्र, चार्ट, या कोई तकनीक उपकरणों से छात्रों के मस्तिष्क से एक बिंब का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमें किसी टॉपिक को बच्चों को बताना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका मॉडल दर्शा देंगे, ठीक है, उसका चार्ट बच्चों को दिखा देंगे, तो उसका जो बिंब है, उस वस्तु का जो बिंब है, क्या करेगा, बच्चों की मस्तिष्क में सीधा सीधा छाप करेगा, बिंब पैदा हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, उसकी मेमोरी जो होती है वो स्थायी बनती है। ठीक है, स्थायी बनने का मतलब ये परमानेंटली सेव नहीं होती है। जैसे आज को कोई ताजमहल दिखा दिया, वो हमेशा के लिए दिया रहा कि ताजमहल कैसा बना हुआ था, क्या बना हुआ था, किसने बनवाया था, ये परमानेंटली सेव नहीं होता है। लेकिन किसी वस्तु को हम प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं तो उसकी जो मेमोरी है वो अधिक समय तक रहती है। ठीक है दोस्तों, शैक्षणिक सहायक सामग्री का उपयोग। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी सामग्री हैं जो गणित पढ़ाने या सीखने के काम आती हैं। जैसे रस्सी एवं कील का प्रयोग करके हम जमीन पर, श्यामपट्ट पर वृत्त या कोण बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये रस्सी है तो रस्सी से हम क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। घर में उपयोग में आने वाले गोल डिब्बे से बेलन को दूसरे, देखो जैसे घर में ये डिब्बा रखे रहते हैं, स्टील का डिब्बा है जिसमें चीनी भरी हुई है, हम इसको बेलन के रूप में क्या कर सकते हैं, बच्चे को दिखा सकते हैं। चूड़ी को वृत्त के रूप में दिखा सकते हैं। घन को सांप सीढ़ी के डाइस के रूप में समझा सकते हैं। कागज पर ज्यामिति का विभिन्न आकृतियां बनाई जा सकती हैं। वृत्त का क्षेत्र भी कागज पर बनाया जा सकता है, कागज पर समझाया जा सकता है। आइसक्रीम को कौन से समझा सकते हैं, बीजगणित में समीकरण को तराजू के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं बच्चों को। और पत्थर का आयतन निकालना, पीपल के पत्ते का क्षेत्रफल निकालना, बेलन का संपूर्ण प्रश्न निकालना, घनाभ का संपूर्ण प्रश्न निकालना आसपास के संसाधनों द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, गणित शिक्षण में सहायक प्रमुख सामग्री या संसाधन।
आप देख लेते हैं, गणित विषय को नीरस विषय माना जाता है जब तक हम इसमें सहायक सामग्री का प्रयोग ना करें, अतः उसको रुचिपूर्ण आकर्षक बनाने के लिए गणित प्रयोगशाला, गणित क्लब, गणित का मेला लगाकर इसकी नीरसता समाप्त की जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गणित प्रयोगशाला क्या होती है। गणित प्रयोगशाला में कई सारे यंत्र होते हैं, मॉडल होते हैं, चित्र होते हैं, ग्राफ होते हैं, उनके द्वारा हम क्या करते हैं, टॉपिक को बच्चों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। गणित क्लब में क्या होता है, जैसे कई बच्चों का ग्रुप होता है, ठीक है, कई बच्चों का ग्रुप होता है, तो ग्रुप में जैसे ये ग्रुप में लोग बच्चे बैठे हुए हैं और किसी टॉपिक के बारे में चर्चा हो रही है, उस टॉपिक के बारे में एक बच्चा से जी जानता है और बाकी के बच्चे नहीं जानते, तो ये बच्चा इनको सबको शेयर करेगा, अपनी जानकारी को, अपनी नॉलेज को सभी बच्चों तक शेयर करेगा, तो बाकी के जो बच्चे हैं वो भी इसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। इसी प्रकार से ये बच्चा कोई स्पेशल चीज़ को अच्छे से जानता है, बाकी के बच्चे नहीं जानते, तो ये अपनी जानकारी को शेयर करेगा, बाकी के बच्चे इसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ये सारा आपका गणित क्लब के अंतर्गत आता है। और गणित का मेला, गणित के मेले के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, स्कूल में या विद्यालय में या कहीं शासकीय परिसर में क्या होता है, जैसे गणित का मेला लगाया जाता है। गणित के मेले में क्या होता है, गणित की बहुत कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे घन है, घनाभ है, इसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, बच्चे मॉडल बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उनको क्या करते हैं, गणित मेले में प्रस्तुति देते हैं। और गणित मेले में प्रस्तुति देते हैं तो जिस बच्चे की जैसे अच्छी लगती है उसको क्या इनाम दी जाती है, ये होता है गणित मेले में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। गणित के सिद्धांतों, नियमों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने हेतु विशेष कक्षा में विभिन्न उपकरणों को रखा जाता है, उसे गणित प्रयोगशाला कहते हैं। इसमें छात्रों की सक्रिय सहभागिता होती है और वे स्वयं करके सीखते हैं। इसमें व्यक्तिगत अध्ययन पर बल दिया जाता है। इस कक्ष में विभिन्न उपकरण, चार्ट, मॉडल, कंप्यूटर रहते हैं जिनके माध्यम से छात्र गणित के नियमों एवं सिद्धांतों को सरलता से समझ पाते हैं। छात्रों को अवलोकन शक्ति, प्रयोग एवं अभिव्यक्ति का निगमन शक्ति में प्रशिक्षण करना तब तक असंभव होगा जब तक गणित को सीधे ठोस स्वरूप में न जोड़ा जाए। अतः सुधार के इस कार्य को गणित व भौतिकी में संपूर्ण रूप से अनुदेश की प्रयोगशाला विधि का विकास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, गणित प्रयोगशाला में आपको मैं बता ही चुका हूँ, फर्नीचर होता है, कुर्सी होती है, टेबल होती है, अलमारी होती है। इसके अलावा कैलकुलेटर, विभिन्न प्रकार के स्केल, टैप, वेट मशीन, थर्मामीटर, विभिन्न प्रकार के मापन यंत्र, विभिन्न प्रकार के लकड़ी के मॉडल, कौन, शंकु हुआ, आयत हुआ, त्रिकोण हुआ, त्रिभुज हुआ, वर्ग, ग्राफ पेपर, घन, घनाभ, कंपास बॉक्स, घड़ी, OHP, LCD, प्रोजेक्टर, प्लेन पेपर इत्यादि आते हैं। स्टोर रूम प्रयोगशाला से लगा हुआ एक कमरा होता है जिसमें अतिरिक्त सामान रख सकते हैं। ये क्या होती है दोस्तों, आपकी गणित प्रयोगशाला होती है जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से हमको चित्र बनाना है तो चित्र बनाते हैं, मॉडल बनाना हो तो मॉडल बनाते हैं और बच्चों को प्रस्तुत करते हैं, जिससे बच्चे क्या करते हैं, उसको रियल अनुभूति करते हैं। ठीक है दोस्तों, गणित शैक्षणिक प्रयोगशाला का महत्व एवं आवश्यकता है। इससे क्या होता है, देखो इसके गणित प्रयोगशाला बच्चों को क्या बेनिफिट होता है, इसको देख लेते हैं कि इसमें छात्र स्वयं करके सीखते हैं जिससे उनका ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। छात्र क्रियात्मक व व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। छात्र दिन प्रतिदिन की गणितीय समस्याओं को हल करना सीख जाते हैं। छात्रों में गणितीय कुशलताओं का विकास होता है, जैसे विभिन्न प्रकार की आकृति बनाना सीखना, मापन करना, शुद्धता इत्यादि। जी क्या होता है, गणित प्रयोगशाला के से बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण। दोस्तों गणित क्लब के बारे में चर्चा करते हैं। गणित क्लब के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है, गणित क्लब क्या होती है, एक पाठ्य सहगामी क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है, एक पाठ्य सहगामी क्रिया होती है। इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। छात्रों में आत्मविश्वास का विकास होता है। प्रत्येक छात्र में कुछ न कुछ विशेषता होती है। मैंने आपको बताया था, ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप में एक बच्चा विशिष्ट होता है, एक बच्चा किसी टॉपिक के बारे में अच्छे जानता है, वो अपने ज्ञान को शेयर करता है, बाकी के बच्चे क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, यही होता है इसके अंतर्गत। परंतु प्रत्येक छात्र उन्हें सामान्यतः कक्षा में प्रकट नहीं कर पाता। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, क्या प्रत्येक छात्र अपने ज्ञान को सामान्य कक्षा में प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो गणित क्लब की आवश्यकता महसूस होती है। क्लब में जब छात्र शिक्षक अनौपचारिक रूप से मिलते हैं, चर्चा करते हैं, तो उनकी प्रतिभाएं बाहर निकल के आती हैं। गणित क्लब में उपयुक्त उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के क्लब में छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है, जिसमें वह सक्रिय रहता है। ठीक है दोस्तों, गणित मेले के बारे में आपको बता चुका हूँ कैसे क्या होता है।
कि विद्यालय में गणित के मेले का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें गणित संबंधित मॉडलों, खेलों, वस्तुओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। विद्यालय में मेलों का आयोजन बहुत लाभकारी होता है, जैसे विज्ञान मेला, क्राफ्ट मेला, गणित मेला। इन मेलों में विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए मॉडलों, वस्तुओं को प्रदर्शन किया जाता है। विद्यालय में वर्ष में एक बार गणितीय मेले का आयोजन किया जाता है। इसके लिए पूरी योजना बनाकर कार्य विभाजन किया जाना चाहिए, फिर योजना को लागू करना चाहिए। विभिन्न कार्यक्रमों हेतु निष्पक्ष निर्णय लेने व हेतु कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। निष्पक्ष निर्णय का मतलब सबसे अच्छा मॉडल किसने बनाया, सबसे अच्छा चार्ट किसने बनाया, इसके लिए निष्पक्ष निर्णय लेने वाली कमेटी का निर्माण करना चाहिए। आयोजन के पश्चात उसकी समीक्षा करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चार्ट या ग्राफ की बात करें, देखो चार्ट सर्वाधिक प्रयोगों में लाए जाने वाला सहायक सामग्री है। मैं आपको बता दूं, चार्ट एक कैसा सामग्री है, आप मुझे बताइए, दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो चार्ट आपका एक दृश्य सामग्री है। ठीक है दोस्तों, यह शब्द, चित्र, रेखा एवं संकेत को मिलाकर बनते हैं। वास्तविक रूप में देखा जाए तो रेखा चित्र किसी वस्तु या प्रक्रिया का चार्ट होता है। चार्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे पिक्टोरियल, संगठनात्मक, प्रवाह, समय या सारणीबद्ध बार। ये जो आपको टाइप दिए गए हैं, पिक्टोरियल है, संगठनात्मक है, प्रवाह है, समय और सारणीबद्ध बार, ये क्या है, ये चार्ट के प्रकार हैं। ठीक है, संगठनात्मक चार्ट में किसी संगठन को चार्ट के माध्यम से समझाया जा सकता है, और जो आपका पिक्टोरियल चार्ट होता है उसमें चित्रों के माध्यम से समझाया जा सकता है। प्रवाह चार्ट का प्रयोग कंप्यूटर हेतु किया जाता है, कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम में इसका उपयोग किया जाता है। समय या सारणीबद्ध चार्ट के माध्यम से समय आधारित जानकारी को प्रस्तुत किया जाता है, और बार चार्ट से गणितीय आंकड़ों को दर्शाया जाता है। आपने देखा होगा, आपने जैसे मोबाइल लिया, ठीक है, आपने मोबाइल लिया होगा, तो मोबाइल पे आपके जैसे अगर एक सिम का मोबाइल है तो एक, और दो सिम का मोबाइल है तो उसमें देखो ऐसे ऐसे लाइन बनी होती हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे 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 लाइन बनी होती हैं इसमें, ऐसे ऐसे करके आपने देखा होगा। ये क्या, एक बार रूप होता है इसका, ठीक है, इसका कोड होता है। इसको हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं, इसको या बोलेंगे बार चार्ट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रतिमान या मॉडल। प्रतिमान देखो मॉडल का उपयोग कब करते हैं, जब वास्तविक वस्तु को कक्षा में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं तो उसके स्थान पर उसका जैसा प्रतिरूप यानी मॉडल प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, पिरामिड, गोला, वृत्त, शंकु, बेलन, वर्ग, घन, आयत। घनावादी की मॉडलों का उपयोग गणितीय अध्यापन में मुख्यतः किया जाता है। विमीय 3D वस्तुओं को समझाने में मॉडलों का उपयोग ज़्यादा लाभकारी होता है। मॉडल वास्तविक वस्तु के अनुरूप दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे हम बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम ताजमहल के बारे में बताना है या लाल किले के बारे में बताना है, तो हम लाल किले को या ताजमहल को क्लास में लाके नहीं दिखा सकते बच्चों को। तो उसके लिए क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं। जैसा लाल किला बना हुआ है, जैसा आपका ताजमहल बना हुआ है, उसका मॉडल बनाएंगे, उसका प्रतिरूप बनाएंगे और बच्चों को दिखाएंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, उसे आनंदित महसूस करते हैं और रियल ताजमहल जैसा महसूस करते हैं, जिससे क्या होता है, वो टॉपिक को अच्छे से समझ पाते हैं। वास्तविक वस्तु किसी प्रत्यय को समझाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष वस्तु होती है। वो तो सही बात है एकदम, कि वास्तविक वस्तु की सहायता से आसानी से संबंधित ज्ञान छात्रों को दिया जा सकता है, जैसे स्प्रिंग, थर्मामीटर, घड़ी, मीटर, टेप इत्यादि। अब जैसे आपकी स्प्रिंग हुई या थर्मामीटर हुई या घड़ी हुई, आप बच्चों को क्लास में ला के दिखा सकते हैं इनको, क्योंकि ये छोटी होती हैं। जबकि ताजमहल को नहीं दिखा सकते, लाल किले को नहीं दिखा सकते, उसके लिए क्या करें, मॉडल की आवश्यकता हो जाती है। गणित शिक्षण अधिगम के लिए उपयुक्त माध्यम का चयन एवं उपयोग। गणित शिक्षण अधिगम के लिए उपयुक्त माध्यम का चयन करने के लिए हमें सर्वप्रथम वास्तविक वस्तु को ही दिखाकर समझाना चाहिए। यदि वह उपलब्ध न हो सके तो उसका मॉडल का उपयोग करना चाहिए, और यदि मॉडल भी न मिल सके तो उसके वीडियो दिखाना चाहिए। वीडियो उपलब्ध न होने पर इसके रंगीन चित्र का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, चित्र उपलब्ध ना हो तो श्याम पट्ट पर उसको रंगीन चौक से बनाना चाहिए, क्योंकि कलरफुल चौक से जब बच्चों को शो करते हैं तो बच्चे आसानी से सीख पाते हैं। अधिगम सामग्री के चयन में कम कीमत की आसपास की वस्तुओं से बने हुए परिवेश के अनुरूप सहायक सामग्री का चयन करना चाहिए। उपयुक्त माध्यम चयन के पश्चात हमें इसका उपयोग करना भी आना चाहिए, जैसे चार्ट को कक्षा में कैसे और कब दिखाना होता है। जब समय आ जाए, जब बच्चों को दिखाना जरूरी है, जब ही दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में दिखा दिया जाए, पहले दिखा दिया जाए। करंट एज ए सिचुएशन के हिसाब से दिखाना चाहिए। दोस्तों इसमें 10 क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा हूँ साथ में करा देता हूँ। देखिए, गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है आकृति बनाने के लिए, आकृति को दर्शाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे साधन या उपकरण जिनसे हमें सीखने में मदद मिलती है, उनको हम उनको क्या कहते हैं, सीखने की वस्तुएं कहते हैं, सीखने के संसाधन कहते हैं, संकल्पना कहते हैं। तो इसमें आपका ये उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा।
एक सेकंड दोस्तों, ऐसे साधन या उपकरण जिनसे हमें सीखने में मदद मिलती है सीखने के संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, सीखने के संसाधन कहलाएंगे जी। इस पर पहले से गलत क्लिक हो रहा है, इसको राइट कर लेना। सीखने के संसाधन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, गणित को कैसा विषय माना जाता है तो मैं आपको बताया था, गणित विषय को नीरस विषय माना जाता है और इसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ट का, मॉडल का और कई सारे उपकरण होते हैं, कई सारे इनोवेटिव होते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, छात्रों को अवलोकन शक्ति, प्रयोग एवं अभिव्यक्ति तथा निगमन शक्ति में प्रशिक्षण करना तब तक असंभव होगा जब तक गणित को सीधे ठोस स्वरूप में से न जोड़ा जाए तथा सुधार के इस कार्य को गणित और भौतिकी में संपूर्ण रूप से अनुदेशन की प्रयोगशाला विधि का विकास किया जाता है। यह किसका कथन है? यह प्रोफेसर E.H. मेरी का कथन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ से चलते हैं। पाठ्य सेगामी क्रिया होती है तो गणित मेला, गणित क्लब के बारे में हमने अभी पढ़ा था। पाठ्य सेगामी क्रिया क्या होती है? गणित क्लब में पाठ्य सेगामी क्रिया होती है जिसके अंतर्गत कई सारे बच्चे क्या करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, गणित मेले का उद्देश्य होता है रुचि पैदा करना, नवाचार को प्रोत्साहन देना और सृजनात्मकता का विकास। दोस्तों, गणित मेले का उद्देश्य ये तीनों ही सभी होंगे, उपरोक्त सभी होंगे। ठीक है, इसमें गलत क्लिक हो रहा है। रुचि पैदा करना भी होता है, सृजनात्मकता का विकास भी होता है और नवाचार को हम प्रोत्साहन भी देते हैं। ये गणित मेले के उद्देश्य हो जाएंगे। चार्ट का प्रकार नहीं है तो भी आपने पढ़ा था, पिक्टोरियल होता है, संगठनात्मक भी होता है और सारणीबद्ध भी होता है, लेकिन वैज्ञानिक कोई प्रकार चार्ट नहीं होता है। चार्ट को समझाने के लिए उपयोग करना चाहिए तो चार्ट को समझाने के लिए हमेशा हम संकेतक का उपयोग करते हैं। अब छड़ ले लें, बात अलग है, लेकिन छड़ को हम क्या बोलते हैं, संकेतक ही बोलते हैं हम। ठीक है, वैज्ञानिक भाषा हम क्या बोलते हैं, संकेतक बोलते हैं। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संकेतक इसका राइट आंसर हो जाएगा। या यहाँ पर इसका कोई और दे रखा होता पैमाने की जगह तो ये उपरोक्त सभी हो सकता था। ठीक है दोस्तों, हम कितने प्रतिशत सूंघकर वस्तुओं के बारे में बता सकते हैं? इसमें आंसर 10% दे रखा है तो हो सकता है यही होगा, मैं कन्फर्म नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दृश्य श्रव्य सामग्री आपके 3 भाग होते हैं। एक तो दृश्य सामग्री, एक श्रव्य सामग्री और एक होती है आपकी दृश्य और श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है दोस्तों, ये आपके 3 प्रकार होते हैं इसके। तो आज हमारा ये मैथ का जो चैप्टर था टीए का, टीचिंग एप्टीट्यूड का, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार रखें और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।